शीशे की चमचमाती हुई इमारत के सीईओ के ऑफिस में हादी सर झुकाए खड़ा था और उसके सामने बैठे तौसीफ अहमद ने गुस्से से फाइल फेंकी। ये ये सीख कर आए हो तुम? वो चिल्लाए तो हादी ने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। वो बेहद तेज में थे। तुम्हें मैंने कितना समझाया कि मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं करोगे, लेकिन नहीं, तुम तो बहुत शौक है ना हर काम में अपनी होशियारी दिखाने का। वो बुलंद सा आवाज से चीखा। हादी की आंखों में शर्मिंदगी दिखाई देने लगी। सर, मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। और ये जुमला तो गोया तौसीफ अहमद के अंदर गुस्से की आग को मजीद रोशन कर गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है कि अब तुम मेरे सामने जुबान चलाओगे? तो एहसानात भूल गए हो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी माँ पर किया है? हादी को ये बात सीधा अपने दिल पर चुभती हुई महसूस हुई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और मेज मैनेजर साहब पूरी टीम को लेकर अंदर दाखिल हुए। लेकिन तौसीफ अहमद का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर, टीम मौजूद है, प्लीज। मैनेजर साहब ने मामले की संगीनी का एहसास दिलाना चाहा तो उन्होंने हादी को कमरे से निकल जाने को कहा। गेट आउट, और अब दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हादी इंतहाई बुरा दिल लेकर कमरे से बाहर निकला और अपने केबिन में आकर बैठा। आंखों से बस आंसू निकलने की देर थी। वो ऊंचा लंबा नौजवान इस वक्त बेइंतहा दिल गिरफ्तार सा दिखाई देने लगा था। तमाम लोग लंच ब्रेक पर लंच के लिए उठ गए, लेकिन उसका बिल्कुल भी कुछ खाने का दिल नहीं हुआ। वो रात के 9 बजे तक ऑफिस में मौजूद था। तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट गए। 10 बजे उसे एहसास हुआ कि अब तो काफी रात बीत चुकी है और वो मरे मरे कदमों से उठा और अपनी बाइक पर बैठकर तो सीफ हाउस के बराबर में बनी कोठरी नुमा घर में दाखिल हुआ। और तब उसे एहसास हुआ कि वो सुबह से भूखा है, लेकिन दिल में संजीदगी इस कदर ज्यादा थी कि उसके भूखा सोना मुनासिब समझा। और जैसे ही वो बेड पर लेटा उसे बेल सुनाई दी। अब कौन आ गया? वो बुड़बुड़ाया। दरवाजा खुला तो जुनैरा मुस्कुराकर अंदर दाखिल हुई। हाथ में खाने की ट्रे मौजूद थी। ये लो, खाना खा लो। हादी ने कुछ कहना चाहा तो उसने अपना हाथ अपने मुंह पर हाथ रख उसे चुप कराया। जानती हूँ उससे में हो। बाबा ने डांटा, इसी बात का गुस्सा है। लेकिन इसकी सजा अपने पेट को क्यों दे रहे हो? पहले पेट पूजा करो, फिर बात करते हैं। उसने हादी को कुछ कहने से रोक दिया, फिर आगे बढ़कर ट्रे से प्लेट भरकर उसके सामने रखी। अब खाओ भी, शक्ल क्या देख रहे हो? हादी सर झटक कर खाने लगा। वैसे बाबा गुस्से के तेज हैं, दिल के नरम है। हादी को ये सुनकर अच्छू लग गया। ऐसे ही नरमी मैंने कभी किसी और के लिए तो नहीं देखी, वो भी तन से गोया हुआ। तो जुनैरा के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट गायब हो गई। हादी, वो सच में तुम्हारा ख्याल करते हैं। आज खाने की मेज पर कह रहे थे कि हादी में सलाहियत बहुत ज्यादा है, बस तवज्जो की कमी है। ये सुनकर हादी हैरान रह गया। अच्छा वाकई? ऐसा लगता तो नहीं है वैसे। उसने खाली प्लेट जुनैरा की तरफ बढ़ाई तो मुस्कुराई। ऐसा ही है। जुनैरा ने अपनी बात पर जोर दिया तो वह सर झटक कर पानी का गिलास थामकर उसे देखने लगा। वैसे तुम्हें कैसे पता चला मैं भूखा हूँ और मैंने खाना नहीं खाया होगा? ये सवाल सुनकर वो हंस पड़ी। मुझे मालूम है कि मेरा कजन हाथी बिल्कुल छोटे से दिल का मालिक है और जरा जरा सी बात पर से बहुत ज्यादा महसूस होती है। बस इसीलिए वो कंधे उचकाकर खड़े हो गए और प्लेट ट्रे में रखकर ट्रे भी उठा ली। वैसे तुम बहुत अजीब हो। सुनैरा जो मुड़ी थी ये सुनकर एकदम पलटी। अजीब? अरे भाई क्यों? हादी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलता उसके करीब आया और अलग भी। हादी ने अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा? वो हंस पड़ी। मेरे बदतरीन दिन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हो, आखिर क्यों? हादी ने आपकी बार सीने पर बाजू लपेटकर उसकी आंखों में जाकर। अरे, इसका जवाब तो बहुत सिंपल है, क्योंकि तुम मेरे दोस्त भी हो और कजन भी, और मैं तुमसे हमदर्दी रखती हूँ। उसे देखकर उसका चेहरा थपथपा कर कहा और छोटे छोटे कदम उठाती हुई वो बाहर निकल गई। ये लड़की वाकई बहुत अजीब और अलग है। इसे हर वक्त मेरा ख्याल रहता है, ख्याल करती है, हमदर्दी रखती है, लेकिन मैं मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ? ये तो तौसीफ अहमद की ही बेटी है। हादी ने खुद को समझाया था, लेकिन लगता था कि इसने खुद से ज्यादा अपने दिल को समझाया था। शाम के साए गहरे हो रहे थे। वो तेजी से अपनी बाइक भगाते हुए तौसीफ हाउस के सामने रुका और बाइक एक तरफ खड़ी खड़ी करके तेज तेज कदमों से अपने हाथ में मौजूद फाइलों का अंबार अपने मामू जान तौसीफ अहमद को देने के लिए घर के अंदर बढ़ा। लेकिन ड्राइंग रूम में से आती आवाजों ने उसे अच्छा खासा चौंका दिया था। एक लम्हे के लिए वो वहीं ठहर गया। तभी ड्राइंग रूम के दरवाजे से निकलती मेमानी जान ने नागवारी से उसकी तरफ देखा। तो तुम यहाँ खड़े हो, क्या जासूसी कर रहे हो? उनके लहजे में काट थी। वो हैरान रह गया, लेकिन फिर अपना सर झटक कर आगे बढ़ा और फाइल उनकी तरफ बढ़ाई। एक नजर ड्राइंग रूम में झांका
تو ममानी जान की तेज नजरों ने इसकी तजस्सुस भरी निगाहों को भांप लिया। जुनैरा के लिए रिश्ते वाले आए हैं, बहुत अमीर कबीर है और जुनैरा भी उसे पसंद करती है। ममानी जान ने गोया जताती हुई निगाहों से उसे बहुत कुछ सुना दिया था। वो एक लम्हे को साकित हुआ। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत मुबारक हो आपको ममानी जान। उसके हाथ अलबत्ता कपकपा जरूर रहे थे। उसने फाइल ममानी जान को पकड़ाई। उसे मामू जान को दे दीजिएगा, बहुत जरूरी फाइल है। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे खास तौर पर पहुंचाने का कहा था। ये कहकर वो वापस मुड़ा। तुम ममानी जान ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? खाना खाते जाना कि मैं तुम्हारे कमरे में भिजवा दूं? ये सुनकर उसने लफी में सिर हिलाया। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं खा कर आया हूं। दिल अलबत्ता बहुत से वसवसे और अंदेशों में घिरा हुआ था। वो जैसे ही मुड़ा तो सामने की तरफ निगाहें उठी और पलटना भूल गई। जुलैरा किचन से निकलकर चाय की ट्रे थाम कर धीरे धीरे चलती ड्राइंग रूम की तरफ आई। उसने एक नजर हादी को देखा। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैरून कलर की शलवार कमीज पर हल्का सा मेकअप किए, बालों को खुला छोड़े वो नजर लग जाने की हद तक खूबसूरत दिखाई दे रही थी। हादी जैसे गहरे ख्याल से चौंका। जुनैरा ने इसे सलाम किया। वालेकुम सलाम। वो मुबारकबाद दिए बगैर उसकी साइड से निकलकर आगे बढ़ गया। दिल कह रहा था कि तुमने देर कर दी। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बंगले से निकलकर बंगले के बाहर मौजूद एक कोठरी नुमा स्टोर रूम की तरफ आया, जहां उसने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष गुजारे थे। वो गहरी नजरों से दीवार को तकने लगा और तकिया दुरुस्त करके लेट गया। कोया तो लहरा ने अपनी जिंदगी का आगाज कर दिया है, वो बुड़बुड़ाया। एक लम्हे के लिए उसका दिल रो पड़ा। अगले ही लम्हे उसने खुद को समझाया, ना मैं उसके काबिल हूँ और ना मैं उसके काबिल कभी बन सकूंगा। मैं उनके टुकड़ों पर पलने वाला जुनैरा का मुकाबला कैसे कर सकता हूँ? ये बस एक ख्वाब है और कुछ नहीं। और आज इस ख्वाब का वो बुलबुला भी फट चुका था, जो मैं काफी अरसे से दिख रहा था। उसे गोया खुद के कंधे पर हाथ रख के खुद को तसल्ली दी और हिम्मत करके दोबारा उठकर लैपटॉप खोला और अपने काम में मसरूफ हो गया। हादी अब्दुर्रहमान और नफीसा बेगम की औलाद था। नफीसा बेगम ने घर वालों की मुखालफत मोल लेकर अब्दुर्रहमान से शादी की थी। अब्दुर्रहमान अच्छे खासे भले इंसान थे, लेकिन शादी होते ही गोया उन्होंने अपने नाम की लाज भी न रखी और यूं नफीसा बेगम की वो जिंदगी जो उन्होंने काफी लाड प्यार में गुजारी थी, एकदम से बदल सी गई। अब्दुर्रहमान साहब जो काफी हद तक खुद को एक कॉल में छुपाए हुए थे, अब शादी के बाद खुलकर नफीसा बेगम के सामने आए तो उन्हें पता चला कि वो ना सिर्फ शराफत का लिबादा ओढ़े हुए थे, बल्कि वो एक शराबी, जवाड़ी और जानी भी थे। यूं नफीसा बेगम धोखा खा गई और अब वो न घर की रही थी और ना ही गार्ड की, क्योंकि उन्होंने शादी भाग कर की थी। अब्दुर्रहमान साहब ने जो ख्वाब उनकी आंखों में सजाए थे, वो सारे मिलिया मेट हो गए। नफीसा बेगम के पास अब सिवाय अफसोस के और कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ उनके भाईजान तौसीफ अहमद ने उन्हें हर मुमकिन हद तक ये खबरदार कर दिया था कि अब पलट कर दोबारा इस घर में मत आना, क्योंकि नफीसा बेगम की वजह से उनके वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा था और वो इस जहान फानी से रुखसत कर गए थे। अम्मा तो पहले ही गुजर गई थी, लेकिन अब तौसीफ अहमद का ही सहारा था। लेकिन नफीसा बेगम ने खुद पर हर दुख सह लिया और 5 साल की अजियतनाक शादी गुजारने के बाद आखिर अब्दुर्रहमान साहब ने उन्हें तलाक दे दी। वो तलाक का दाग लिए घर से निकाले जाने के बाद तौसीफ अहमद के घर वापस तशरीफ लाई, जहाँ से जहाँ उन्होंने किसी भिखारी से भी कमतर दर्जा देकर घर की एक कोठरी में रहने को जगह दे दी। नफीसा बेगम बिल्कुल खामोश हो गई। उनके साथ उनका 5 साल का बेटा अब्दुल हादी भी मौजूद था, जो पहले ही जमाने की ठोकरों पर था और अब तो गोया रफ्ता रफ्ता सब कुछ बदल गया था। मामूजान ने हमेशा हादी को अपना गुलाम समझा। घर का कोई काम होता ही ऑफिस का, वो बिला मुआवजा उसे कहते, जबकि अब्दुल हादी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक जगह नौकरी करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया था और घर भी चला रहा था। बचपन से इसमें यह एहसास पैदा हो गया था कि अब अगर उसकी माँ का कोई साथी इस दुनिया में मौजूद है तो वो खुद है। यूं नफीसा बेगम ने अपने बेटे के लिए बहुत सी दुआएं मांगी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि अपने बेटे की खुशियों को देखने के लिए इस घर में मौजूद नहीं रहेंगी। ये वो दिन था जब हादी अपनी डिग्री लेकर नफीसा बेगम को खुशखबरी सुनाने के लिए घर आया, तो ये देखकर वो सन्नाटे में आ गया कि उसकी वालदा औंधे मुंह बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुंह पर से खून निकल रहा था और आंखें बंद हो चुकी थी। मामू, मामू! वो जोर से चिल्लाया और भाग कर अपने मामू के पास कमरे में आया, जो सिगार पी रहे थे। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देख नहीं रहे हो ये मेरे आराम का वक्त है? लेकिन अब्दुल हादी ने उनकी बात ना सुनी।
उनके कदमों में गिर गया। मामू जान, अम्मी, अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गई है और मुंह से खून भी निकल रहा है। अपने अपनी गाड़ी में डॉक्टर के पास ले जाए ना प्लीज। तब उन्होंने क्रोफर से अब्दुल हादी की तरफ देखा। क्यों, तुम्हारे पास किराए के पैसे खत्म हो गए क्या? ऐसी भयानक मौत तो उसके इंजाम में लिखी जा चुकी है, क्योंकि उसने मेरे माँ बाप को इस तरह से खून के आंसू रुलाया था। जाओ, अपने बलबूते पर उसे अस्पताल लेकर जाओ। पैसों की जरूरत हो तो ये रख लो। उन्होंने 1000 के 2-3 नोट निकाल कर उसके हाथ पर रखे। तो अब्दुल हादी ने उस दिन रिश्तों पर से एतबार बिल्कुल खत्म हो गया उसका। वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखता हुआ वापस लौटा और अपनी माँ को अपनी बाहों में भरकर जैसे तैसे रिक्शा रोकर रिक्शे में डालकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने अनसॉरी कहकर अब्दुल हादी के हर ख्वाबों को तोड़ दिया। उस दिन अब्दुल हादी अपने खौल में बंद हो गया, क्योंकि उसकी कामयाबियों पर खुश होने वाली उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई थी। 2 दिन तक उसने अपनी माँ का शोक मनाया और तीसरे दिन वो अपनी डिग्री लेकर काम की तलाश में निकल चुका था। और यहीं से उसकी जद्दोजहद और कहानी का आगाज हुआ। सुबह का उजाला फैलकर रोशनी कर चुका था। सुबह के 9 बज गए थे और हादी अभी तक अपने बिस्तर पर मौजूद था। दिल उठने के लिए तैयार ही ना था। अभी उसने आंखें खोलकर अंगड़ाई ही ली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हैरान हुआ कि इस वक्त कौन हो सकता है। वो उठा, दरवाजा खुला तो सामने खड़ी जुनैरा को देखकर एक लम्हे के लिए वो साकित रह गया। तुम इतनी सुबह सुबह? वो पूछे बगैर न रह सका। जुनैरा मुस्कुराई। बिल्कुल, रात को काफी देर हो गई थी ना, मेहमान देर से गए थे। तुम्हें मिठाई देना ही भूल गई। सुबह सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया तो मिठाई ले आई। मुबारक बात नहीं दोगे क्या? जुनैरा ने मिठाई उसकी तरफ बढ़ाई तो हादी ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत मुबारक हो, आओ ना, अंदर आओ। दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट से उससे अंदर आने को कहा और वो फौरन से आगे बढ़कर अपना बिस्तर को झाड़ा। तुम बैठो, मैं चाय बना लाता हूँ। जुनैरा ने उसे मना किया, लेकिन उसकी सुने बगैर किचन में आया और कपकपाते हुए हाथों से जल्दी जल्दी चाय बनाने लगा। आंखों में बेतहाशा सवालात थे, दिल में एक अजीब सी चुभन थी, लेकिन हाथ तेजी से चल रहे थे। जैसे तैसे चाय बनाकर उसे जल्दी से कप में भरी और जुनैरा के आगे रखी। जुनैरा ने मुस्कुराते उसे देखा। काफी सुगर हो गई हो तुम भी, अब अपने लिए कोई लड़की तलाश कर ही लो। हादी उसे कोई जवाब न दे सका, बस गहरी नजरों से उसे देखे गया। चाय कैसी है? उसे अपनी आंखों में मौजूद उदासी मिटाने के लिए उससे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। बहुत अच्छी है, काफी अच्छी बना लेते हो। जुनैरा ने दो घूंट भरकर कप मेज पर रखा। हादी ने अपने लिए कप में मौजूद चाय पी और हैरान रह गया। जुनैरा ने झूठ बोला था, शायद उसका दिल रखने के लिए चाय बेहद फीकी और कड़वी थी। अच्छा बात सुनो। उसने हादी को अपनी तारीफ मुतवज्जा किया। शादी की सारी तैयारी तुम करोगे? हादी हैरान रह गया। मैं? कैसे? हाँ, हाँ ना, देखो, मेरा कोई दोस्त और कज़न है ही नहीं जो इंतज़ामात में अब्बू का साथ दे सके। तुम ही हो ये सब कर सकते हो। बिल्कुल पीछे बिल्कुल नहीं हटना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगी। जुनैरा ने मसनूई खफकी से कहा तो सर झुका गया। जैसे तुमको। उसने दोनों कप उठाए और किचन में रखे। वैसे एक बात पूछूं? वो अब फुर्सत से उसके सामने बैठा, उसकी आंखों में झांकने लगा। हाँ हाँ, बोलो। जुनैरा ने अपने बालों को पीछे किया और बेनियाजी से पूछा, तुम खुश हो? हादी का सवाल सुनकर वो एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। और ये हंसी वैसी हंसी थी जो किसी दोशीज़ा को अपने ख्वाबों का शहजादा मिल जाने पर नसीब होती है। मेरे ख्वाबों का शहजादा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी है। तुम्हें मेरी शक्ल से नहीं लग रहा क्या? मेरे चेहरे से अंदाजा हो रहा होगा ना? उसने हादी से उल्टा सवाल किया तो हादी महज सर हिलाकर रह गया। तभी जुनैरा के पास मौजूद मोबाइल की रिंग बजी तो नाम देखकर मुस्कुराई थी। देखा, शहजादे का नाम लिया और मसूफ याद करना भी शुरू हो गए। उसने हादी के आगे मोबाइल लहराया और फौरन से कॉल रिसीव की। हादी, बाद में बात होती है, चलो बाय। ये कहकर वो फोन पर इंतहाई मोहब्बत भरे अंदाज में गुफ्तगू कर दे कमरे से बाहर निकल गई। अलबत्ता उसके वजूद की खुशबू पूरे कमरे में फैलकर हादी की हवासों पर छाने लगी। लेकिन उसने सर झटक कर खुद को खतरनाक हद तक ये यकीन दिला दिया कि वो ना सिर्फ उसकी दस्तरस से बाहर है, बल्कि उसकी जिंदगी में उसका कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं। अगले पल वो उठकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। वो सारी सोचों को पसे पुश डाल दिया था, क्योंकि वो यही सब कर सकता था। मामू के घर में सुबह से एक अजीब सी गहमा गहमी थी। सहन में रंग बिरंगी लाइट्स लग रही थी। दीवारों पर सफेद और सुनहरी फूल लटक रहे थे और हर तरफ शादी की खुशबू फैली हुई थी।
मगर इस सारी रौनक के बीच हादी एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ रहा था। कभी कुर्सियां सीधी करता, कभी लाइट्स चेक करता, कभी केटरिंग वालों को फोन करता। मामू ने उसे गोया अपने अपना मुलाजिम भी समझ रखा था। हादी, जरा ये लाइट ठीक कर दो। हादी, मेहमान ज्यादा है, कुर्सियां लगवा दो। हादी, खाने की टेबल पर कमी न रह जाए। हादी ने एक बार भी इनकार न किया, न गिला शिकवा, बस खामोशी से करता रहा। शायद वो जानता था कि ये सब उसके सब्र का आखिरी इम्तिहान है। शाम ढलने लगी, लॉन जगमगा उठा, लाइट्स सितारों की तरह चमकने लगी। हादी ने एक लम्हे को रुककर चारों तरफ नजर डाली। हर चीज अपनी जगह पर मुकम्मल थी, मगर दिल कहीं पीछे रह गया था। उसी लम्हे मौलवी साहब के आने की इत्तला मिली। मेहमानों की आमद थी। हादी निकाह की जगह के करीब खड़ा आखिरी बार सबको देख रहा था कि अचानक किसी ने आहिस्ता से कहा, दुल्हन आ रही है। हादी ने देखते और सर उठाया। सामने से जुनैरा आ रही थी। वो सुर्ख और सुनहरी लिबास में मलबूस, चेहरे पर हल्का सा घूंघट, आंखों में झुकी हुई हया और कदमों में लर्जिश लिए नजाकत लिए अंदर आ रही थी। उसके हाथ उसके होने वाले मुजाजी खुदा के हाथ में था। वो मजबूत कदमों के साथ उसे सहारा दिए चला आ रहा था। हादी के दिल में जैसे किसी ने सैकड़ों कीले ठोंक दी थी। ये वही सुनहरा थी जो कभी उसके लिए खाना लेकर आती थी, तो कभी उसे तसल्ली देती, जो कहती थी कि तुम मेरे दोस्त हो, जो उसकी थकन को एक मुस्कुराहट से हल्का कर देती थी। आज वो किसी और की होने जा रही थी। हादी ने नजरें झुका ली, मगर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। मुबारक हो, उसके लबों ने खामोशी से कहा, मगर आवाज दिल तक ना पहुंच सकी। जुनैरा अपनी जगह पर बिठाई गई। वो लम्हा पल को उठा और हादी की तरफ देखने लगी। एक पल के लिए उसकी नजरें मिली। हादी ने हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और सर को खम दिया। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया। जुनैरा तौसीफ अहमद, आपको फैजान अकबर वल्द अकबर हसन से ही निकाह कबूल है? जुनैरा की आवाज बहुत धीमी मगर साफ थी। कबूल है। हादी ने आंखें बंद कर ली। हर कबूल है के साथ हादी के दिल पर एक दरार पड़ती गई। निकाह मुकम्मल हो चुका था। लोग मुबारकबाद देने लगे। हादी पीछे हटकर एक सतून के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसने सेल की जगमगाती लाइट्स को देखा जो उसी ने लगवाई थी। आज वो लाइट्स किसी और की खुशी पर जल रही थी। जुनैरा चाहते चाहते एक लम्हे को रुकी, नजरें झुकाए और धीरे धीरे चलती उसके पास आई। शुक्रिया हादी, सब बहुत खूबसूरत था। हादी ने महज सर हिलाया। खुश रहो जुनैरा, ये कहते उसने पहली बार दिल से दुआ की। शादी का शोर और खुशियों की शादियाने ने इन सब के बीच हादी खामोश खड़ा था, अपने हिस्से की मोहब्बत को खामोशी से रुखसत करते। अगले दिन सुबह उसकी आंख नींद से बोझल थी। सारी रात आंखों में कटी थी, लेकिन ऑफिस में वक्त पर पहुंचना था। ये नौकरी उसे मामू जान ने किसी एहसान के तहत दी थी। उसे जरूरत थी और वो इनकार न कर सका था। उसे बस अपने आप को साबित करना था। सुबह के 10 बज रहे थे और जल्दी जल्दी अपनी कॉफी का कप लिए बड़ा ही था कि अचानक से किसी से टकरा गया। निगाहें उठाकर देखा तो हैरान था। फैजान सुबह ही सुबह यहाँ पर? उसे बेख्तियार सोचा, अंधे हो, नजर नहीं आता क्या? वो चिल्लाया। वो अमीर कबीर इंसान जिसकी हजारों की शर्ट पर हादी के हाथ से कॉफी गिर गई थी, अब चिल्ला रहा था। पता नहीं कैसे मुलाजिम रखे हैं जिन्हें चलने की तमीज तक नहीं है। वो गराया तो हादी ने नागवारी से उसे देखा। कहने के लिए कुछ मुंह खोला ही था कि उसे अपने पीछे जुरैना की आवाज सुनाई दी। फैजान, आप यहाँ? और ये मुलाजिम ही नहीं है, हमारे घर का एक फर्द ही है। हादी ने बेख्तियार पलट कर देखा और आंखों ही आंखों में से शुक्रिया अदा किया। फिर धीरे से बाहर निकल गया। उस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहता था। व्हाटएवर, जो भी है। कैसी हो जान? जाने मन। वो फौरन से आगे बढ़ा, उसके हाथों पर बोसा देकर उसे घर के अंदर ले आया, जहाँ मामू जान उसे सुबह ही सुबह देखकर हैरान थे। मैं चाहता हूँ कि आज मैं जुनैरा को अपने साथ आउटिंग पर ले जाऊँ। ऑफिस जा रहा था, सोचा आपसे इजाजत लेकर वापस वापस शाम को आऊंगा। मामू जान ने जुनैरा की तरफ देखा तो पलकें झुका गई। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं? अब तुम दोनों का तो जायज रिश्ता है ना। जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, जब दिल चाहे तुमसे ले जा सकते हो। बाबू जान ने उसे साथ ही साथ नाश्ते की ऑफर भी की। मैं मॉर्निंग वक्त के साथ कर लेता हूँ, बहुत शुक्रिया। उससे मोहब्बत पाश निगाहों से जुरैरा को देखा और फिर वापस पलट गया। शाम होते ही जुरैरा ने खूबसूरत सा सूट निकाल कर पहना। लाल रंग का खूबसूरत जोड़ा उसकी शख्सियत पर खूब चमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखों में मोहब्बत के पहले नशे की खूबसूरती थी। वो सिर पर दुपट्टा जमाए बाहर निकली तो गाड़ी में इंतजार करता फैजान एकदम से हैरान रह गया। तुम इस हुलियों में चलोगी मेरे साथ? जुनैरा की मुस्कुराहट सिमट गई। क्यों, इसमें कुछ खराबी है? वो धीरे से उसे पूछने लगी। नहीं खराबी नहीं, लेकिन एनीवेज
तो हमारे पास टाइम नहीं, आ जाओ। उसे फ्रंट सीट का दरवाज़ा खुला और सुनहरा उसके साथ बैठ गई। अगले लम्हे फैज़ान ने उसका हाथ थामा। सुनहरा का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। तुम इतनी ठंडी क्यों पड़ रही हो? माय गॉड! तुम ब्लश कर रही हो? जैसे बहुत प्यारी लग रही हो। वो उसके कान के करीब झुककर सरगोशी करते ड्राइविंग करने लगा। गाड़ी में तेज म्यूजिक बजा। उसे जुलैरा की होश उड़ा दिया। फिर वो उसे लेकर शहर के पोश इलाके में वाक़या क्लब में ले आया। आप यहाँ लेकर आए हैं? वो साकित हो गई। हाँ, तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डर क्यों रही हो यार? कम ऑन, बड़ी हो जाओ। फैजान ने गोया उसकी बात को चुटकियों में उड़ाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसका हाथ थाम कर उसे अंदर ले आया। अंदर का माहौल देखकर जुनैरा के होश उड़ गए। रंगों बू का एक सैलाब था। अजीबो गरीब कपड़ों में मौजूद खलकत अपने जिस्म को थड़कते हुए म्यूजिक के साथ हमाइन करने की कोशिश कर रही थी। जुरैना ने बेख्तियार फैजान की तरफ देखा, लेकिन वो माहौल के मुताबिक खुद को ढाल चुका था। उसे लेकर निस्बतन एक खामोश गोशे में आया, जहाँ अका-दका लोग मौजूद थे और सब अपने अपने कामों में मसरूफ थे। वो दोनों सोफे पर एक साथ बैठे तो फैजान ने पल भर में फांसा मिटाया था। जो उसे कमर से खींचकर खुद के करीब किया तो जुनैरा की हल्की सी चीख बुलंद हुई। क्या हुआ? क्या कर रहे हो यार? खामोश हो जाओ। जुनैरा ने बेख्तियार उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर हटाया। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी जरूर हूँ, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई है। फैजान के चेहरे पर गुस्सा दर आया। कम ऑन, कैसी बातें करती है? हम मियाँ बीवी हैं और सब हमारे दरमियान जायज है। तुम ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? वो पहले से ज्यादा उसके करीब आया और उसकी गर्दन पर झुका ही था कि जुनैरा एकदम से खड़ी हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो कायदा तौर पर कांप गई। आप ये मत करें प्लीज। टूनू पड़ी। अभी हमारी रुखसती में वक्त है। उसने गोया फैजान को याद दिलाने की कोशिश की। ये क्या रुखसती रुखसती की रट लगा रखी है? कि तुम्हारा शौहर हूं और तुम पर पूरा हक रखता हूं। तो अब अगर मजीद बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो आगे बढ़ा और जैसे उसके चेहरे को अपने हाथों में थामने की कोशिश की तो जुनैरा पीछे की तरफ हटी और लड़खड़ा कर गिरी। लेकिन फैजान ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। फैजान प्लीज, उसे रोते हुए अपनी आंखें मीच कर कहा। तो अगले पल फैजान ने उसे अपने पहलू में खड़ा करके सीधा छोड़ दिया। लेट्स गो। उसकी आवाज में बेहद रोब था। वो रोना भूलकर उसके बदलते मूड को देखने लगी। मैंने कहा बाहर चलो, क्योंकि यहाँ आने का कोई फायदा ना था। वो गुस्से में कहता उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले आया और गाड़ी खोलकर उसे अंदर की तरफ दिखाया। लानत भेजता हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी मोहब्बत पर। आइंदा मैं तुम्हें कभी अपने साथ कहीं नहीं लेकर जाऊंगा, समझी तुम? वो चिल्लाया तो जरा एकदम उछल पड़ी और बुरी तरह कांपने लगी। वो गाड़ी तेजी से ड्राइविंग करते उसे घर के पास उतारकर जन से भगा कर ले गया। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। उधर अपने हाथ में किताब लेकर वो टहलते खिड़की कमरे की खिड़की से बाहर हादी ने ये मंजर देखा तो एक लम्हे के लिए उसका दिल जोर से धड़का। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन फिर दिल ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी। तुम कौन होते हो उन दोनों के दरमियान आने वाले? अंदर से आवाज आई। उसे जुनैरा की आंखों में आंसू चमकते हुए देखे थे और एकदम से दिल को थाम लिया था। जुनैरा ने पलट कर इधर उधर देखा और अपने आंसू साफ करके तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गई। शायद दोनों में कोई लड़ाई हुई है, उससे सोचा और फिर सर झटक कर दोबारा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गया था। फैजान की बात पर सारी रात उसकी नींद उससे रूठ ही रही। सुबह उठते इसके सर में बेहद दर्द था और आंखों में भरपूर थकन थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर सोफे पर बैठी ही थी कि जब मामू जान ने उसे फिक्रमंदी से पूछा। देखा कि ऑफिस में जाने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। जुनैरा बेटा, तुम ठीक हो? ममानी जान ने भी उसकी बात की तायद की थी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हम दोनों को एक मीटिंग में जाना है। एक काम करो, तुम हादी के साथ डॉक्टर के पास हुआ, मैं उसे छुट्टी दे रहा हूँ। ये सुनकर जुलैरा ने नफी में सर लगाया। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन है। उसने अपने दिल पर मौजूद बात को छुपा लिया था। अपने शौहर की हकीकत वो अपने माँ बाप के सामने कैसे रख सकती थी? ये तो वो जमीन में घट जाती। थोड़ी देर बाद हादी उनके घर में मौजूद था। चले, उसे जुनैरा को देखकर था कहा तो उसके पीछे चली गई। गाड़ी में खामोशी थी। हादी ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि जुनैरा पिछली सीट पर टेक लगाए हुए थी। गाड़ी कल रात वाली बात पर वो गहरी सोच में गुम थी। हवा के झोंके उसके चेहरे से टकरा रहे थे। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? वो बेहद चुप महसूस हुई तो हादी ने बेख्तियार पूछा। नहीं,
नहीं तो। उसने अपने चेहरे पर कमजोर सी मुस्कुराहट बिखेरी। दिल बस थका हुआ है। ये चंद अल्फाज उसने अपने दिल में कहे थे, मगर हादी ने बहूर सुन लिए थे। क्लिनिक के सामने गाड़ी रुकी और एक और गाड़ी तेजी से उनके बराबर में आकर रुकी। जुनैरा से पहले कि गाड़ी से निकलती बाहर सामने वाली गाड़ी का दरवाजा खुला और फैजान बाहर निकला। उससे गहरे लुतुत नजर हादी पर डाली पर जुनैरा की तरफ। शौहर के साथ आने में तुम्हें बहुत मसले होते हैं, और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? वो तेज कदमों से आगे बढ़कर जुनैरा की तरफ झुका। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मामू ने तुम खामोश हो। हादी की बात अधूरी रह गई। फैजान ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का कहा। आवाज में बेहद तलख तलखी थी। तुमने मुझसे पूछा, तुम्हें किसने इजाजत दी इसके साथ आने की? वो अब भी जुनैरा से मुखातिब था। फैजान प्लीज, बात को गलत मत समझे। उसने बाहर निकलकर फैजान को कहना चाहा। गलत? वो तंजिया हंसी हंसा। निकाह के बाद चंद दिन हुए हैं, मेरे साथ आने में तुम्हें बहुत कुछ याद आ जाता है, और यहाँ तुम गैर मर्द के साथ गाड़ियों में घूम रही हो। हादी का खून खौल उठा, उसकी मुट्ठियां भीज गई। फैजान, अपनी आप हद में रहे। तभी जुलैरा ने हाथ उठाकर हादी को रोक दिया। हादी तुम खामोश हो जाओ। एक लम्हे के लिए हादी साकित हो गया। उसकी आंखों में बेतहाशा बेयकीनी की कैफियत आकर ठहर गई कि हम दोनों मियाँ बीवी का मामला है। जुलैरा ने अपने लहजे को मजबूत किया और अपने आंसुओं को पीछे धकेला। फिलहाल हमें अकेला छोड़ दो, उसने हादी से कहा। तो वो 2 कदम पीछे हटा और गाड़ी का दरवाजा बंद किया। सुना तुमने? इससे कहा जाओ यहाँ से, तो जाओ। फिजान ने मौका गनीमत जानकर ताकि बड़े रास में कहा, अपनी हद पहचानो, और आइंदा हम दोनों के दरमियान बोलने की कथन कोई जरूरत नहीं है। हादी ने गौर से जुनैरा को देखा। वो नजरें चुरा रही थी, जैसे देख लिया हो तो खुद भी वो टूटकर बिखर जाएगी। उसने एक लम्हे को आंखें बंद की और फिर कुछ कहे बगैर वापस पलट गया। उसके कदम मन मन भारी हो रहे थे। मैं हूं ना मेरी जान, तुम्हारा शौहर। फिर तुम्हें किसी और के साथ जाने की क्या जरूरत है? फैजान की आवाज में एकदम से नरमी आ गई थी। हादी ने पलट कर देखा तो जुनैरा का हाथ थामे अंदर दाखिल हुआ था। वो कुछ ही देर में उसे कॉल मसूल हुई थी। हादिम, तुम ऑफिस चले जाओ, मैं फैजान के साथ घर आ जाऊंगी। हादी ने भीतर अपना हाथों का मुक्का बनाकर दीवार पर दे मारा और फिर एक गहरा सांस भरकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अब की बार उसकी मंजिल घर नहीं बल्कि ऑफिस था। यही ठीक है, इसकी जिंदगी में मेरी जगह यही है। उसने खुद को बावर करवाया। उधर जुलैरा डॉक्टर से मुकम्मल चेकअप करवाने के बाद फैजान की हमरा शाम को घर आ गई। बात सुनो। वो जैसे ही गाड़ी से उतरी, फैजान ने मोहब्बत से उसे पुकारा। तुम्हारा बर्थडे है ना 2 दिन बाद? मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, और जो ड्रेस भेजूं वही पहनना। मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जुरैरा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो फैजान के इस रवैये पर हैरान तो जरूर थी, मगर उसे ये यकीन था कि उसकी मोहब्बत है तो इसे रुस्वा नहीं करेगा, बल्कि उसकी बात मान चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसकी वो बहुत बड़ी गलतफहमी है। 2 दिन बाद उसे पार्सल रिसीव हुआ। ये सुबह के 10 बजे का वक्त था। उसने बेख्तियार खुश होकर अपने कमरे में आकर पार्सल खोला। फैजान की तरफ से था ये, जो आज उसे शाम की पार्टी में पहनना था। ड्रेस निकालते वो हैरान रह गई। आस्तीनें सिरे से ही गायब थी और गला भी काफी गहरा था। मैं ये पहनूंगी? उसे वो ड्रेस खुद के साथ लगाकर आईने में देखा तो खुद ही शर्म आ गई। कोई बात नहीं, मैं अंदर एक शर्ट पहन लूंगी, फिर तो कोई मसला ही नहीं होगा। उसने खुद को यकीन दिलाया और फिर शाम के लिए तैयार होने लगी। रेड कलर की वो मैक्सी बेहद बोल्ड थी, लेकिन जुनैरा ने अपने दिमाग चलाकर उसकी बोल्डनेस काफी हद तक कम कर दी थी। और फिर तैयार होकर वो खुद एक नजर आईने में देखा तो खुद ही शर्मा गई। वो बेहद प्यारी लग रही थी, हल्की सी मेकअप के साथ। खुले बाल और साइड स्कार्फ उसके साथ खूब जच रहा था। गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर वो बाहर आई, और जैसे ही उसकी नजर फैजान पर पड़ी तो अपनी जगह जमसा गया। ये तुमने क्या कर दिया? पूरे सूट को बिगाड़ दिया यार। ये है तुम्हारी फैशन सेंस? सुनैरा जैसे फैजान की इस बात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। वो अपनी जगह पत्थर की हो गई। एनीवेज, अब टाइम नहीं है, आ जाओ। उसने आगे बढ़कर दरवाजे का लॉक खोला तो जुनैरा अपने आंसू पी गई। उसके साथ बैठी वो गाड़ी फराटे भरती आगे बढ़ी और एक इंतहाई शानदार बंगले नुमा होटल के आगे रुकी। यहाँ तुम्हारी बर्थडे का सारा इंतजाम किया है। बाहर निकलकर फैजान ने उसका हाथ थामा तो भी उसका बाजू थाम कर अंदर दाखिल हुई, और अंदर आते ही हैरान रह गई। बहुत से लोग इनवाइटेड, कुछ कपल्स थे और कुछ सिर्फ मर्द हजराती थे। सुनहरा को अजीब सा महसूस हुआ। बर्थडे उसने अपनी पहले भी बहुत बार मनाई थी, लेकिन इस अंदाज से नहीं।
अंदर दाखिल होते ही तमाम मर्दों की अजीब सी नजरें उसे आर पार होती महसूस हुई। हैरत की बात तो ये थी कि बर्थडे पार्टी में बर्थडे केक का नामो निशान तक नहीं था। वो हिचकिचाते हुए फैजान के हाथ वहां से आगे वाली सीट पर पहुंची। तभी फैजान को एक कॉल न सुनी। तुम इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। फैजान के जाते हुए 3 मर्द उसकी तरफ पड़े। आप फैजान की वाइफ है? वेरी ब्यूटीफुल। आप जैसी लड़की मिलना तो किस्मत की बात है। दूसरे की आवाज आई और तीसरे ने तो बकायदा उसके बराबर में बैठकर सेल्फी ही बना ली थी। इन तमाम मर्दों की बेबाक सा अंदाज उसे बिल्कुल पसंद आया। फैजान न जाने कहाँ रह गया था। उसे कई बार उसे कॉल मिलाई। 1 घंटा गुजर गया। अपनी तैयारी देखकर उसे अब खुद पर रहम आने लगा था। आंखों में आंसू आ गए। उसे तमाम मर्द अब अपने ऊपर हंसते हुए महसूस हुए। तभी एक मर्द क्रोफर से अंदर दाखिल और उसने बेख्तियार जुनैरा को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया। जुनैरा की चीख बुलंद हुई और अगले लम्हे जुनैरा ने उसे धक्का दिया और भागकर बाहर की तरफ निकल आई। सच शुक्र के दरवाजा खुला था, वरना क्या होता। सोच कर ही वो जैसे बाहर भागी तभी बंगले के गेट से के पास किसी से वो जोरदार अंदाज में टकराई। जुनैरा, शरासा आवाज पर उसने नजरें उठाकर देखा तो सामने कोई और नहीं, उसे थामने वाला उसका कजन, उसका दोस्त हादी था। तुम यहाँ कैसे इस वक्त? हादी को हैरत की इंतहा न रही। ये जमाना है, होटल है, क्या लड़कियों की बोलियां लगती है, और तुम यहाँ? जुनैरा को अपनी समात पर यकीन आया। वो भटी भटी निगाहों से हाथी को देखने लगी और अगली लम्हे उसके सीने से जा लगी। वो जब्त खो बैठी थी और बिलख बिलख कर रो पड़ी। इट्स ओके, सब ठीक है, रहूं ना, कुछ नहीं होगा। वो सारी कहानी समझ गया था कि उसे यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि फैजान है। उसके बालों को सहलाता उसे अपने साथ लगाए गाड़ी के पास ले आया। वो उस वक्त यहाँ मामू के काम से बाहर निकला था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसका सामना जुनैरा से हो जाएगा। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी तो हादी ने फौरन से पानी का गिलास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। तुम ठीक हो ना? जुनैरा के रोने में मजीद तेजी आ गई। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, अब तुम महफूज हो। हादी ने गोया उसका चेहरा थपथपा कर उसे हिम्मत दी। अलबत्ता उसका दिल कई टिकरों में बढ़ चुका था। फैजान ने खीरा पाकर शायद उसे कोयले में तब्दील करना चाहा था। वो तेजी से गाड़ी ड्राइव करता हुआ घर के बाहर रुका ही था कि वो दरवाजा खोलकर मुंह पर हाथ रख के अंदर चली आई। हाथी उसके पीछे पीछे अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर दोनों अपनी जगह साकित हो गए। वहाँ फैजान गुस्से में बिछड़ा यहाँ से वहां टहलते। मामू जान के हमरा उन दोनों को देख चुका था। आ गए दोनों रंगदलिया बनाकर। ये सुनकर जब जहाँ जुनैरा के होश उड़े, वहीं हाथी अपनी जगह ठहर गया। क्या बकवास कर रहे हो? अपनी असलियत मत खोलो। जुनैरा को मर्दों के बीच अकेला छोड़कर कौन सी मर्दाने की दिखा रहे थे? हाथी का सबर जवाब क्या दे गया। वह तेजी से आगे बढ़ उसने फैजान का गिरेबान पकड़ लिया। अगली पल फैजान ने अपना गिरेबान उसे छुड़ाया। मामू जान भी तेज से आगे बढ़े। हद में रो हादी, और ये क्या चक्कर है जुनैरा? वो चिल्लाए तो जुनैरा रोकर उनके गले लगे। बाबा, ये झूठ बोल रहा है, इससे मुझे मर्दों की झुरमुट में अकेला। तभी फैजान ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। ये आपको क्या सच बताएगी? आपको सच मैं बताता हूँ। ये मर्दों के दरमियान हादी की हमरा गई थी। इन दोनों के दरमियान बहुत कुछ चल रहा है। ये मेरे निकाह में रहकर इसके साथ घूमती फिरती है तो ठीक रहती है, मैं साथ ले जाऊं तो आसमान सर पे उठा लेती है। आप सबके सामने वाज़ेह है, ये लड़की मेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये इस शख्स के साथ इन्वॉल्व है। नाजायज ताल्लुकात हैं इन दोनों के। हादी ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर गुलसा मारा। फैजान लड़खड़ा गया। बदबख्त इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दिमाग पर हाथ उठाने की? अगले पल हादी के गाल पर मामू जानकर जराटेदार थप्पड़ पड़ा। वो अपनी जगह हिल सा गया और अपने मुंह पर हाथ रख के मामू जान की आंखों में अपने लिए नफरत देखने लगा। तुम मेरी बेटी और दामाद के बीच में क्यों आ रहे हो? ये इनके आपस के मसले हैं, तुम बीच में नहीं बोल सकते। दफा हो जाओ यहाँ से। मामू जान ने आगे बढ़कर उसके गिरेबान से पकड़ा और फिर एक जोर से झटका दिया कि वो दूर जा गिरा। उसका सर जमीन से टकराया और नील के निशान चेहरे पर आने लगे। बाबा, रुक जाए। जुनैरा की आवाज बुलंद हुई। उसने अपनी हिचकियों के दरमियान अपने बाबा को रखा। हाँ, तुम तो इसकी साइड दोगी ना, तुम्हारा यार जो है। फैजान ने खूनख्वार निगाहों से उसे देखते हुए मुंह पर कफ उड़ाया और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। तो मामू जान ने आगे अपने हाथ जोड़े। ये शख्स खुद तो है ही नकम्मा, ये तुम दोनों के दरमियान गलत फहमी करवा रहा है, और कुछ भी नहीं बेटा। कल तुम दोनों की रुखसती और इस तरह रूठ कर मत जाओ। लेकिन फैजान ने एक जहर आलूद निगाह उस पर डाली और उनके किसी भी बात का मान रखे बगैर वापस पलट गया। हादी जो अपनी जगह पर सर झुकाए खड़ा था
मामू जान उसकी तरफ बढ़े, उसका हाथ थामा और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास सिर्फ कल का वक्त है। मामू जान की आंखों में गुस्से से उसकी आंखें उबल रही थी। हाथी मरे मरे कदमों से बाहर निकला, अपने होंठों से निकला खून उसे साफ किया और घर की दहलीज पार कर गया। पूरी रात साहिल समंदर पर बैठा अपनी किस्मत पर अफसोस करता रहा। काश ये दिन दिखने से पहले इस घर को छोड़ देता तो आज इतनी सबकी महसूस ही ना होती। उसकी आंखों में सदियों की थकन थी, लहरें उसके पैरों को छूकर से मुआफी मांग रही थी, लेकिन गोया अब वो हर चीज से बेनियाज हो चुका था। सुबह को उजाला फैलते हुए अपने चंद जरूरी काम निपटाने के बाद उस घर में दाखिल हुआ जो मामू की अदायत थी। उसने अलमारी से अपना सामान निकाला जो चंद कपड़ों पर मुश्तमिल था। अब एक नई जद्दोजहद का आगाज था। उसके अंदर बहुत कुछ टूट फूट का शिकार था। उसने अपनी सूटकेस में तमाम चीजें डाली और घसीट कर जैसे ही चौखट पर आया तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने बाबू जान खड़े थे, उनकी आंखों में जरा भी अफसोस नहीं था। हादी ने निगाहें उन पर जमाई तो उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया। अब वक्त आ गया, तुम अपने एहसानात को मैंने तुम पर किए हैं नहीं चुकाओ। हादी तन से हंसा। कौन से एहसानात? वो एहसानात जिनका बदला आपने हर मामले में मुझे जलील करके उतार दिया। उनकी आंखों में आंखें डालकर वो सवाल करने लगा। बकवास बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो करो। हादी ने सीने पर बाजू लपेट कर उन्हें देखा। और अगर मैं मना कर दूँ तो? अगले ही पल मामू जान ने गोया उसके सर पर बम फोड़ा। क्या मेरी जुनैरा से शादी करोगे? हादी ने फटी फटी निगाहों से उन्हें देखा। उसे लगा शायद पूरी दुनिया एक तरफ रुक गई है। ये कैसे मुमकिन है? उसे गहरा सांस पड़ा। मुमकिन है क्योंकि मेरी बेटी को तुम्हारी वजह से तलाक हो गई है। फैजान ने उसे तलाक दे दी। अब उसका वाहिद हल यही है कि तुम उससे फौरी निकाह करके मेरे नाम को बचा दो। मेरे कारोबारी हलकों में मेरा नाम खराब हो रहा है और ये निकाह महज कागजी होगा। मैं जब चाहूंगा तुम्हें इसे तलाक देनी होगी। हादी ने एक नजर उन्हें देखा और सर झुका दिया। मैं तैयार हूँ। मामू जान मुस्कुराए थे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो वापस पलट गई और हादी की दुनिया एक जगह थम सी गई। वो वक्त भी आया जब दुल्हन बनी सुनहरा घूंघट निकाले, आंखों में ढेरों आंसू लिए उसके बराबर में आ बैठी। लोग हैरान तो जरूर थे, लेकिन चूंकि निकाह रोशनी में बदल रहा था इसलिए लोगों ने अपनी जुबानें संभाल ली और मामू जान के अंदर एक सुकून सा उतर गया। अलबत्ता इन तमाम मामलात से जो बेखबर थी वो जुनैरा थी। मौलवी साहब की मौजूदगी ने उसके दिल में खटका सा पैदा किया। अगले लम्हे वो साकित हुई। जुनैरा बिन्नते तौसीफ अहमद, क्या आपको हादी अब्दुर्रहमान से ही निकाह कबूल है? जुनैरा ने फटी फटी निगाहों से मौलवी साहब की बात सुनी और अपने बराबर में देखा तो वहाँ हादी मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। उसके होंठ फुड़फुड़ाए। कबूल है, कबूल है, कबूल है। उसे अपनी जात को टूट कर बिखरते देखा था। वो एकदम से अपनी जगह से उठी तो तौसीफ अहमद उसके पास आए। हंगामा मत करना फैजान, तुम्हें तलाक दे चुका है। ये खबर हमें सुबह ही पता चली है। लोगों के मुंह बंद करने के लिए हाथी मोहरा है। बस तुम चुप, जब चाहोगी तलाक हो जाएगी। उसे भराई हुई आंखों से अपने वालिद की तरफ देखा, जिन्होंने गोया उसे खिलौना समझ लिया था। रुस्ती का शोर मचा। मामू की बुक करवाई हुई गाड़ी में वो दोनों बैठे और थोड़ा आगे जाते ही हाथी ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी एक तरफ रोक दीजिए। उसने जुनैरा का हाथ थामा और बाहर निकला। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। थोड़ा आगे जाकर उसने रिक्शे को हाथ दिया। सुनहरा चुपचाप उसके पीछे चली है। उसने गोया जिंदगी के दहाड़े को किस्मत पर छोड़ दिया। थोड़ी ही देर बाद रिक्शा एक छोटे से घर के सामने रुका। घर क्या था? दो कमरे थे जो मिट्टी से अटे हुए थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शयनशाह नहीं है, लेकिन वैसे तुम्हारे काबिल बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। सुनहरा ने आंखों में आंसू भरकर उसकी तरफ देखा। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े बदलकर घर की सफाई में जुट गया। जल्दी से झाड़ू लगाया और बिस्तर झाड़कर सुनहरा को बैठने का कहा। यहाँ आराम से बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। आधे घंटे में उसने किसी सुगड़ लड़की की तरह घर को चमकाया। सुनहरा इस पूरे अरसे में मुसलसल रोती रही। उसे फैजान का ख्याल अपने दिल में बसा लिया था और वो कहा हादी जैसा शख्स उसकी जिंदगी में लिखा था। भूख लगी है? वो सारे काम निपटा कर उसके पास आया। एक काम करो, कपड़े चेंज कर लो, मैं कुछ बनाता हूँ। ये कहकर वो दोबारा से गायब हो गया। किचन से खटर पटर की आवाजें आने लगी। थोड़ी देर में खाने की इश्तहार अंगेज खुशबू फैल गई और उसके आगे ट्रे रख चुका था। सुनैरा ने पहली बार लब कुशाई की। मुझे खाना नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। हादी ने कंधे उचका दिए। कभी ना कभी तो भूख लगेगी।
ये ट्रे रही रखी है, मौसम गर्म नहीं है, खराब नहीं होगा। जैसे उसे मामूल के मुताबिक बोल दे रहा था। चलो, अब रात काफी हो गई, मैं आराम करूंगा। ये सुनते ही जुनैरा बेड से उतरी तो उसने वहीं उसे रोक दिया। तुम यही आराम करो, मैं दूसरे कमरे में हूँ, डर लगे तो बता देना, आवाज दे देना, ठीक है? वो बच्चों की तरह उसे ट्रीट करता दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। आंखों में बेतहाशा आंसू झिलमिलाए थे। सुनहरा के चेहरे पर फैली उदासी देखकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ा। जैसे तैसे करके रात गुजरी। सुबह वो उठा तो जुनैरा अभी तक सो रही थी। दुपट्टा जमीन पर लहरा रहा था और कंबल रदार्थ। हवा में खनकी काफी बढ़ गई थी तो ठंड भी महसूस हो रही थी। वो आगे बढ़ा और कंफर्टर उस पर डाला। वो नींद में धसमसाई। एक लम्हे के लिए मबहूत सा हुआ। उसकी मोहब्बत उसकी आंखों के सामने उसकी बेहद करीब थी। उसे पा चुका था, लेकिन एक अनजाना सा फासला था जो उन दोनों के दरमियान मौजूद था। अगली बार जुनैरा ने अपनी आंखें खोलकर उसे अपने करीब देखा तो उठकर बैठी। वो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, सोचा तुम्हें जगा दूँ, दरवाजा बंद कर दो। जुनैरा ने उसकी पैरवी की और दरवाजा बंद करते टेक लगाकर बुरी तरह रो पड़ी। पूरी रात आंखों में कटी और अब अकेला घर उसे काट खाने को दौड़ा था। ये रिश्ता कैसे चलेगा, वो सोचे बगैर न रह सके। रात हो चुकी थी और वो अभी तक नहीं आया था। उसका डर के मारे बुरा हाल था। उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि गोया कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। वो अपना वहम जानकर अंदर कमरे में आ गई। उसे ऐसा लगा कि दरवाजे कोई मुसलसल दस्तक दे रहा है, लेकिन उसने नजरअंदाज किया और अपना चेहरा अपने हाथों में गिरा लिया कि मुझे क्या हो रहा है। तभी खिड़की पर एक अजीब सी सरसराहट सी महसूस हुई। वो कोई खिड़की फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं, हादी था। एक लम्हे के लिए जुनैरा की चीख बुलंद हुई और अगले ही लम्हे वो दौड़कर उसके सीने से जा लगी। मैं बहुत डर गई थी। वो बुरी तरह रो पड़ी। हाथी ने बेख्तियार उसका माथा सहलाया। मैं तुम्हें कब से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन फोन बन जा रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि आज मुझे लेट हो जाएगा। तुम तुम ठीक हो ना? खाना खाया? हाथी की इस कदर फिक्रमंदी देखकर उसे एक झटके से दोनों की नजदीकी का एहसास हुआ और उससे दूर हुई। मैं बस ऐसे ही कहकर वो आगे बढ़ गई। हाथी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। खाना खाने के बाद वो अपने अपने कमरे में आराम कर रहे थे। रात गहरी हो रही थी। आसमान पर अचानक से बादल चमके तो सुनहरा का सांस अटक गया। वो बचपन से बादलों की आवाज से खौफजदा थी। बारिश शुरू हुई और लाइट बंद हुई तो उसकी रही सही कसर भी निकल गई। उसे चीख मारकर हाथी को पुकारा। हाथी, कहाँ है आप? हाथी जो अपने कमरे में मोबाइल की लाइट में एक किताब पढ़ रहा था, जुनैरा की खौफजदा आवाज सुनकर फौरन से उसकी तरफ भागा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसके कमरे में आकर मोबाइल की लाइट से उसका चेहरा तकने लगा तो उसने बेख्तियार अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ, बस मुझे डर लग रहा है। अच्छा तो? हाथी का सवाल अपनी जगह बदसूर मकसूद था। तो आप मेरे साथ रहें प्लीज। वो रो पड़ी। अम्मी अब्बू के घर कभी डर नहीं लगा और अब तो जिंदगी से डर लगने लगा है। ओके रिलैक्स हो जाओ, मैं यही हूँ, सोफे पर बैठा हूँ, तुम चाहो तो सो जाओ। सुनैरा ने अपने सीने तक चादर तान ली और सोने की कोशिश करने लगी। उधर हाथी की भी आंख लग गई। लट कब आई कुछ अंदाजा न हुआ। तेज हवा के एहसास से हाथी की आंख खुली तो हैरान रह गया। सुनहरा कांप रही थी और फौरन से उसके पास आया। वो नींद में डूबी हुई थी, लेकिन शायद बुखार के असरात थे। हाथी ने जैसे ही हाथ आगे बढ़ा उसके माथे को छुआ तो वो उछल पड़ा। सुनहरा उठो, आगे खोलो। उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर वो थपथपाने लगा। तो इतना तेज बुखार है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? वो हद तक परेशान था। चिरारा की आंखें मुश्किल से खुली। मुझे खुद नहीं पता था, उसने बेरबत से अल्फाजों में कहा। वो फौरन से किचन में आया, प्याले में पानी पड़ा और उसमें पट्टियां बुकोई। फिर धीरे धीरे करके जुनैरा के सर पर रखने लगा। वो हिचकिचाई। मैं खुद देख लूंगी। हादी ने पहली बार उसे बोला। मैं हूं ना, भला बताओ, तुम अपने सर पर खुद पट्टियां कैसे करोगी? जुनैरा धीरे से मुस्कुराई तो हादी भी मुस्कुरा दिया। अच्छा अब जिद मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा शौहर, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। कागजात में ही सही मगर शौहर तो हो ना। सुनहरा की हंसी सिमट गई। उसने निगाहें झुका ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हादी ने पहली बार इन 3 दिनों में से अपना शौहर होने का एहसास दिलाया था। थोड़ी देर बाद तबीयत संभली तो हादी ने उसके हाथ से दवाई रखी। इसे खा लो और आइंदा कोई बात मुझसे छुपाना मत। मैं भी इंसान हूँ, सीने में दिल रखता हूँ। और इस दिल में अचानक से उसके अल्फाजों को ब्रेक लगी। वो शायद बेध्यानी में राज खोल देता कि उसकी मोहब्बत में मुब्तला है। अगले ही पल वो सर झटक कर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा कि जुनैरा की आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ लिया। अब
यही रहा करें प्लीज। वो बेसाख्ता मुस्कुराया, लेकिन अपनी इस मुस्कुराहट को छुपाकर वो मुड़ा। उसने अपना सर हिलाया और वहीं सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा। उन दोनों के दरमियान जमी ताल्लुकात की बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही थी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो काफी लेट हो चुका था। उसने नई जॉब शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसे हर हाल में पहुंचना था। पर हैरत की बात ये नहीं थी। हैरत की बात ये थी कि जुनैरा कहीं पर मौजूद नहीं थी। वो बालकनी में आया तो वहाँ वो कॉफी का सिप लिए आसमान को तक रही थी। गुड मॉर्निंग। वो भी बालकनी में पास जाकर खड़ा हो गया और उससे गौर से देखने लगा। तबीयत ठीक है आपकी मैडम? उसने जुनैरा से पूछा तो मुस्कुराई। बेहतर है बहुत। ओके। और मेरी कॉफी का है? हाथी ने शिकवा करना निगाहों से उसे देखते हुए देखा तो वो गिड़बड़ाई। वो आपको कॉफी नहीं पसंद इसलिए मैंने नहीं बनाई। अच्छा। हाथी मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं चाय बना लेता हूँ। वो मुड़ा तो जुनैरा ने उसे आवाज लगाई। मैंने आपके लिए चाय बना ली है। हाथी ने झटके से मुड़कर उसे देखा। दैट्स गुड थिंग। गुड, थैंक यू। वो नरमी से उसका शुक्रिया अदा करते किचन में आया। मैं निकाल दूँ? जुनैरा ने उसे पूछा। श्योर। उसने सर को हमदिया हुआ आगे बढ़ी, लेकिन किचन में हल्की सी नमी होने की वजह से उसका पाँव फिसला और अगली पल वो हाथी की बाहों में थी। हाथी ने उसे कमर से थाम लिया था। उन दोनों के दरमियान का फासला सिमट गया और वो एक दूसरे पर नरम गरम सांसें महसूस होने लगी। जुनैरा ने बेख्तियार निगाहें चुराई तो हाथी ने उसे अपने पहनों में करा करके फासला बढ़ाया। तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? जुनैरा ने नफी में सर हिलाया और खामोशी से चाय का कप उसे पेश किया। तो हादी ने उसे गौर से देखते हुए कप नबू से लगाया। चाय तो अच्छी बना लेती हूँ। जुनैरा धीमा सा मुस्कुराई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दोनों चौंक गए। मैं देखता हूँ, तुम इंतजार करो। वो कप वहीं रखकर बाहर गया। सुनहरा उसके पीछे आई। दरवाजा खोला तो दोनों अपनी जगह जम से गए। सामने मामू जान खड़े थे। जुनैरा दौड़ कर उनके गले लग गई। हादी, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें 3 दिन से ज्यादा अपने दामाद के तौर पर कबूल नहीं कर सकता। नहीं, बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लो, वायदे के मुताबिक तुम्हारे 5 लाख रुपए और जुनैरा को तलाक दो। जुनैरा एक झटके से उनसे अलग हुई और खाली खाली निगाहों से उन्हें देखा। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? वो चिल्लाई। मैं सच कह रहा हूँ। हादी ने कहा। लालच में किया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पर, मेरी इज्जत बचाने की खातिर। 5 लाख रुपए में अब डील खत्म हुई। मेरी बेटी मुझे वापस करो, पैसे रखो। उन्होंने गोया नोटों की गड्डी उसके मुंह पर दे मारी। हादी ने अपने लब खींच लिए। अगले पर वो मुड़ा अलमारी से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकाला। जुलैरा का सर झुक रहा है, वो सही वहीं सोफे पर बैठ गई। आप इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं? हादी के लहजे में सर्द मेरी थी। जाहिर है तुम अच्छी तरह जानते हो। हादी मुस्कुराया और चंद कदम आगे आया। इस कॉन्ट्रैक्ट की मेरे आगे कोई अहमियत नहीं। अगले पल उसने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। मामू जान अपनी जगह थम से गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम्हारी औकात नहीं है मेरी बेटी से शादी करने की। मैंने सिर्फ तुम्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया और तुम अपनी औकात दिखा रहे हो। मामू ने आगे बढ़कर हादी का गिरेबान थाम लिया। मैं औकात नहीं दिखा रहा, मैं अपना खानदानी होने का सबूत दे रहा हूँ। मैं अपनी बीवी को किसी तौर नहीं छोड़ सकता। लफ्ज बीवी पर जुलैरा ने अपनी आंखें हादी के चेहरे पर जमाई, जहां मिला का सुकून था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इसकी तुम्हें कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। हादी मुस्कुराया। मैं हर सजा को काटने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जिंदगी ने इतनी सजाएं दी है कि अब कोई सजा सजा ही नहीं लगती। वो सीना तान कर फखर से उनके सामने खड़ा था। मैं कहता हूँ, तलाक दो मेरी बेटी को, आजाद करो इसे इस बेनाम रिश्ते से। वो चिल्लाए थे, लेकिन हादी पर गोया असर ही ना हुआ। मैं ऐसा तलाक नहीं दूंगा। वो अपनी बात पर कायम था। तो तुम यूं नहीं समझोगे। उन्होंने फौरन से फोन मिलाया और कुछ ही लम्हों बाद दरवाजा खुला और हट्टे कट्टे तगड़े आदमी अंदर दाखिल हुए। मुझे अंदाजा था तुम अपनी औकात दिखाओगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। सुनहरा पहली बार गोया होश में आई। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन हादी उनके सामने डटा रहा। देख क्या कर रहे हो, मारो इसे। औकात याद दिलाओ इस गंदे खून को। इसे पता चल जाना चाहिए कि तौसीफ अहमद कभी इसे कबूल नहीं करेगा। सुनहरा ने फटी फटी निगाहों से उन दोनों अफराद को देखा जो हादी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी जगह टस से मस न हुआ। उन दोनों के हाथ में लकड़ी के 2 मोटे डंडे मौजूद थे। उन्होंने आगे होते हुए हाथी के सर पर, पीठ पर और टांगों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। पापा प्लीज इन्हें रोकें। जुनैरा चिल्लाई। उसकी औकात यही है। तौसीफ अहमद ने जुनैरा का हाथ थाम लिया।
जो हादी को इस हालत में देखकर मचल रही थी। उसकी आंखों से सीधे रुआ बह रहे थे। बाबा कुछ करे, वो मर जाएगा। दोनों ने हादी के कमर पर अब डंडों की बरसात शुरू कर दी। हादी की चीखें बुलंद हो रही थी। उसके सर से खून बह रहा था। कमर लहूलुहान थी और टांगों पर जुल्म की हर हद पार कर दी थी। बाबा प्लीज ऐसा ना करें, वो मेरा शौहर है, उसके साथ आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? वो अपने बाप के कदमों में गिर गिर चिल्लाई। तो सैफ अहमद ने अपनी एक नज़र अपनी बेटी को देखा। तुम्हारी जिंदगी हरगिज नहीं हो सकता। ये नट पूंजिया जो जिंदगी में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये खाली इंसान तुम्हें क्या देगा? इसके वालिद साहब ने मजबूती से उसके हाथ थामते हुए कहा। तो मचल कर हाथी को बचाने के लिए बार बार अपने हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ रही थी। अब बताओ क्या चाहते हो तुम? इनमें से एक शख्स ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़कर जोर से झटका देकर पूछा। हादी के होंठों से खून बह निकला। मैं तलाक नहीं दूंगा। इतनी मार खाने के बावजूद उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर जुनैरा अपनी जगह पत्थर की हो गई। साहिब जी, ये नहीं मान रहा है। हमने इसकी हड्डी पसली भी एक कर दी है, लेकिन ये अपने फैसले पर डटा हुआ है। तो सीफ अहमद ने इन दोनों को इशारा किया, इसे छोड़ दो, अब मेरी बेटी खुला लेगी। तभी जुनैरा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। मैं खुला नहीं लूंगी, हादी मेरा शौहर है और रहेगा। ये मेरा फैसला है, अब यहाँ से चले जाइए। तो सीफ अहमद अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर देश में आगे बढ़े और एक जोरदार थप्पड़ रसीद करने के लिए हाथ बढ़ाई था कि हादी ने उनका हाथ थाम लिया। मेरी बीवी पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि अब ये आपकी बेटी नहीं रही, मेरी बीवी बन चुकी है। तुम्हारी गलत फहमी है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने एक बार फिर से उम्मीद भरी नजरों से जुनैरा को देखा तो वो रो पड़ी। मैं क्यों खिलौना हूँ? पल में शादी पल में तलाक? क्या मेरी जिंदगी को आपने खिलौना समझ रखा है? तो सीफ अहमद को अब अंदाजा हो गया था कि तीर कमान से निकल चुका है। तो क्या हुआ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? उन्होंने पूछा। तो जुनैरा ने सर हाँ में हिलाया। बिल्कुल, और मैं अपने फैसले से एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटूंगी। जुनैरा ने अपना फैसला सुना दिया था। मामूजा ने अपने कंधे झुकाए। आज के बाद तुम हमारे लिए मर गई हो। जुनैरा तन से हटी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब फैजान ने मुझे तलाक दी थी और आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई थी। जुनैरा उसी दिन मर गई थी। अब्बा, अब वो कभी दोबारा नहीं जी सकती। तौसीफ अहमद उल्टे कदम में वापस लौट गया। जुनैरा ने पलट कर हादी को देखा। हाथों से खून बह रहा था, होंठों के किनारे फट चुके थे और कमर लहू नहा थी। हादी, वो धीरे धीरे चलती हुई उनके पास आई और सोफे पर वो बैठ चुका था। ये आपने क्या हाल कर दिया? मेरी वजह से आपको ये सजा भुगतनी पड़ी। हादी ने उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले उसके होंठों पर हाथ रख दिया। तुम्हारी जुदाई से ज्यादा किसी चीज का दर्द दर्द नहीं लगता। जुरैरा ने अपनी आंखें मींच ली। आंखों से बेतहाशा आंसू गिर पड़े। लब कपकपाए और दिल धड़क उठा। उसे फौरन से फर्स्ट एड किट उठाई और हादी का खून साफ करने लगी। रुई भिगो भिगो कर उसने उसके चेहरे का खून साफ किया था। हादी मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। एक बात कहूँ तुम्हें? जुनैरा ने उस पर अपनी निगाहें जमाई। अगले पल हादी ने उसका हाथ थामा। अगर अपने बाबा के साथ वापस लौट जाती तो मैं मर जाता। जुनैरा ने तड़प कर उसे देखा। मैं ऐसा कभी ना करती, कभी भी नहीं। अब वो वाहिद शख्स है जिसने मुझे इस वक्त संभाला जब मैं हद से ज्यादा टूट कर बिखर गई। खुदकुशी का सोचने लगी थी मैं। अब वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने मुझे जीने का ढंग सिखाया, मेरी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाई, मुझे इज्जत दी, हौसला दिया। मैं कभी आपको छोड़ दूं? वो रो पड़ी थी। अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाए सिसकने लगी थी। अगले पल हादी ने उसे अपने सीने से लगाया। आपके जख्म का एक एक दर्द मेरे दिल में उतर रहा है। आपने क्यों ये सब बर्दाश्त किया? हादी ने बेसाख्ता उसके बाल सहलाए। क्योंकि तुमसे मोहब्बत में मैं हर हद से गुजर जाना चाहता हूँ। गो कि तुम इस शख्स की बेटी हो जिसने हर पल अजीज जिलालत मेरे नाम लिखी, लेकिन मोहब्बत के आगे मैं हार गया हूँ। मैं तुम्हें उनके गुनाहों की सजा नहीं दे सकता, ना कभी दे सकूंगा, क्योंकि तुम इन चीज़ों की हकदार नहीं हो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में पड़ा और अपना माथा उसके माथे से टिका दिया, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत के हकदार हो और तुम्हें वही नसीब होनी चाहिए। अगले ही पल वो उस पर झुका और उसके सारे दर्द खुद में समेट लिए। सुनहरा पहली बार खिलखिलाकर मुस्कुराई। आपको छोड़ने का तसव्वुर मेरे लिए सुहाने रो था। हादी ने उसे मजीद खुद में बेच लिया और मैंने सब कुछ सह लिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने के लिए। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। उसने मेघ पर उसके माथे पर जज़ब से बोसा दिया था
اور اگلے ہی پل اس کے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ ہادی کے دل میں پہلی بار سکون اترتا ہوا محسوس ہوا اور وہ دھیمے سے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اس رب کا شکر ادا کرنے لگا جس نے زنیرہ کو ہمت دی تھی۔ ان کے مقدس رشتے کو کوئی نہیں توڑ سکا تھا۔ محبت کامیاب ہوئی تھی اور نفرت کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یہی کہانی زندگی کی کہانی تھی، یہی تو دونوں کی زبانی تھی۔